नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। प्रदेश में सत्ता के लिए तीसरी बार ताल ठोक रही मनोहर सरकार ने चुनाव से पहले हरियाणा बीजेपी में बड़ा फेरबदल किया है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। कांग्रेस पहले से ही जातिगत जनगणना की बात कर रही है। बीजेपी का यह सियासी दांव हरियाणा में जातिगत जनगणना की डिमांड का बीजेपी पर साइड इफेक्ट तो नहीं है। हरियाणा बीजेपी का यह सियासी दांव प्रदेश की राजनीति में कितना काम आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो बड़ा फेरबदल किया गया है नेतृत्व की तरफ से। प्रदेश में किस तरीके से इस फेरबदल का प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी प्रदेश में कितनी मजबूत होगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं हरियाणा में और फिर देश में आम चुनाव भी हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, एसोसिएट एडिटर पानीपत से हमारे साथ देवेंद्र कथोरिया, और महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से हमारे साथ। सहयोगियों के साथ चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। देवेंद्र, बड़ा दांव चला है, बड़ा सियासी दांव है और नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई है। इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? ये चाल, ये जो दांव है, ये क्या असर दिखाएगा? देखिए सौरभ, आश्चर्यचकित कर देने वाला फैसला है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, लगता है एक सियासी दांव है जिसको फायदे के रूप में बीजेपी देख रही थी और वो फैसला ले लिया गया। नायब सिंह सैनी, आपको बता दूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बहुत करीबी रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो 2014 में पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद अनिल विज की थोड़ी खिन्नता सामने आई थी जब उन्होंने ये कहा था कि मैं मनोहर लाल से सीनियर हूं, कई बार का विधायक हूं। तो अनिल विज थोड़ा सा मुखर हो रहे थे। उस वक्त मनोहर लाल ने एक ये किया था कि अंबाला से अकेले मंत्री अनिल विज थे और सीनियर थे, तो नारायणगढ़ से नायब सिंह सैनी को चुनवा लुढ़ाया गया। उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया था। मंत्री बनाने के बाद उस जिले में 2 मंत्री हो गए थे, अनिल विज और नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी खास चहेते माने जाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। अब कांग्रेस ने जो किया, आप देखिए, कांग्रेस की स्थितियां कुछ सुधरी हुई हैं। अब कांग्रेस सत्ता की दावेदारी में है, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस में अपनी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष को बनवाया, उदय भान को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहल और कोशिशों से उदय भान को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। वही दाव अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेला है अपने पसंद के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी को। दूसरा, इसका असर यह रहेगा कि टिकटों में दरअसल हाईकमान की तरफ से 2 स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की। तो टिकटों के आवंटन में भी ये जोड़ी जो है खास जोड़ी है। टिकटों के आवंटन में भी शायद इनकी खूब चलेगी। तीसरा, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी जिस तरीके से कुछ लग रहा था कि बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ रही है और बीजेपी से ये खबरें निकल कर आती थी। मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका बीजेपी के लोग कहते थे कि शायद आगे चलकर चुनाव जाट नॉन जाट पर केंद्रित होगा, और वो इस तरह की चीजें आ रही थी और वो आखिर बीजेपी ने कर दिखाया है। तो एक तरह से जाटों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी बीजेपी के ज्यादा कुछ हासिल होगा। तो एक तरह से जो परिवार पहचान पत्र में, और दूसरा 2 नवंबर को अमित शाह करनाल आ रहे हैं अंत्योदय सम्मेलन को संबोधित करने। अंत्योदय में कौन है? जो SC ST के लोग हैं, बैकवर्ड हैं, जो निचला तबका है, बीजेपी उनको तवज्जो दे रही है और अमित शाह 2 तारीख को CM सिटी करनाल में अंत्योदय सम्मेलन को संबोधित करें। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से बीजेपी ने ये फैसला लिया है और सोच समझकर लिया गया फैसला है। जी राजकुमार जी, जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं कि बहुत ही सोच समझकर मंथन करने के बाद, पूरी रणनीति के बाद ये फैसला लिया है शीर्ष नेतृत्व ने, और प्रदेश में कहीं ना कहीं अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस फैसले के आने वाले समय में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। क्या बीजेपी ये मान रही है कि जाटों की तरफ से उसको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है? उनको भी लूप में लेकर चला गया है, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, लेकिन मेन फोकस जो है वो निचली जातियों को लेकर बीजेपी चलना चाहती है इस बार। देखिए, एक बात तो यह है कि जिस तरह का टकराव जब बाकी दलों में देखने को मिलता है, वो बीजेपी में मानना पड़ेगा कि हरियाणा में सरकार और संगठन के बीच में इतना अच्छा रहा, चाहे उनका धनखड़ का कार्यकाल रहा हो या उससे पहले सुभाष बराला का कार्यकाल, और परिवर्तन किया गया है।
तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, कह रहे थे चुनाव से पहले किया गया है। तो इसके चुनाव की रणनीति को देखने की कोशिश भी की जाएगी। इको आ रहा है, जरा उसको ठीक करा लेगा। बिल्कुल। राजकुमार जी के पास हम आएंगे, लेकिन आपके पास आऊंगा सर मैं, लेकिन उससे पहले महेश आप हमें ये बताएं कि जो ये फैसला लिया है शीर्ष नेतृत्व ने कितना कारगर साबित होगा और क्या कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया गया है? क्योंकि जिस तरीके से राजकुमार जी ने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया गया है और एक बड़ी पारी खेलने के लिए शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर पर भी पूरी तरह से तैयारी है, क्योंकि सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष के कॉम्बिनेशन की बात भी यहां पर निकलकर सामने आ रही है। देखिए सौरभ, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला जब भी लेती है सर्वे के आधार पर लेती है। अमूमन सरकार जब भी चल रही हो, चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन हर 6 महीने के बाद चाहे केंद्र के स्तर पर मोदी की स्वीकार्यता की बात हो, चाहे प्रदेश स्तर के कामकाज की बात हो, सर्वे लगातार भारतीय जनता पार्टी में किसी भी बड़े निर्णय का आधार बनता रहा है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे लगातार सामने आ रहे होंगे और उसमें जो ट्रेंड निकलकर सामने आ रहा था, यकीनन वो ट्रेंड जरूर यहां पर सर्वे में एग्जिबिट भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के सामने हुआ है, जिसमें यह निकल कर आ रहा था कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जाटों का जो ध्रुवीकरण है वो सीधे सीधे एक दल के साथ और एक नेता के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जिस मकसद के साथ ओपी धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी, वो मकसद पूरी तरह खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। जिस जाति को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए ओपी धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी दी गई थी, वो मकसद पूरी तरह नाकाम यहां पर ओपी धनखड़ के इस कुर्सी पर बैठने के साथ नजर आ रहा था। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो ये कोशिश छोड़ दे कि जाटों का वोट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। ये कोशिश यहां पर छोड़ दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस फैसले के साथ यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी पसीना जाटों का वोट हासिल करने के लिए नहीं बहाने वाली है। अब सीधे सीधे ध्रुवीकरण यहां पर भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करेगी। गैर जाटों वोटों का ध्रुवीकरण, यानी अब चुनाव को जाट और गैर जाट में तब्दील करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। चुनाव अगर जाट और गैर जाट में तब्दील होता है तभी उसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा होता है। अब मैं अगर, हालांकि मेरे निजी विचार आप इसे मान सकते हैं, कोई चैनल का ये विचार नहीं है, लेकिन निजी तौर पर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से हमने बातचीत की, तमाम जो रणनीतिकारों से हमने बात की, वो ये लगातार मानकर चल रहे थे कि जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी यहां पर मनोहर लाल खट्टर के पास है, पंजाबियों का वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में नहीं आएगा। तो ऐसे में तमाम जो रणनीतिकार थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि अपना वक्त, अपना धन, अपने संसाधन यहां पर पंजाबी बिरादरी से वोट मांगने के लिए वो इस्तेमाल नहीं करें और बाकी जो अन्य जातियां हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा संपर्क साधने की कोशिश की जाए, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। अब मुझे लगता है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब बीजेपी उसी फॉर्मूले को अपनाती हुई यहां पर नजर आएगी। अब जाटों के वोट साधने की कोशिश बीजेपी नहीं करेगी, गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण करे। और न सिर्फ हरियाणा के स्तर पर बल्कि केंद्र के स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता को लेकर शायद केंद्रीय नेतृत्व ये समझ चुका है कि ओबीसी वोटों का जो बड़ा वोट बैंक है, जो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा था, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा डेंट यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह की तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि ओबीसी से ही अगला जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर होगा वो ओबीसी जाति से होगा, यानी ओबीसी वोट कार्ड केंद्र के स्तर पर भी खेला जा रहा है, ओबीसी वोट कार्ड हरियाणा के स्तर पर भी खेलने की कोशिश यहां पर की गई है। जाट और गैर जाट में पूरे चुनाव को तब्दील करने की कोशिश, जाटों को साधने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही। अब गैर जाट वोटों को साधने की कोशिश, उन्हें ध्रुवीकरण तक लाने की कोशिश, यहां पर जाट वर्सेस गैर जाट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। और नायब सिंह सैनी उसी फॉर्मूले का एक कामयाब चैप्टर आप इसे मान सकते हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि जाट वर्सेस गैर जाट की जो तैयारी है, रणनीति है, वो बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है, कितना ये उनके एक तरीके से देखा जाए तो रणनीति शीर्ष नेतृत्व से चली आ रही है, प्रदेश स्तर पर इसको बढ़ाने की आगे कोशिश की जा रही है, कितना फायदा होता नजर आएगा? और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो जाट और गैर जाट समुदाय में अगर ध्रुवीकरण होता है तो इसका राजनीतिक पटल पर क्या असर पड़ेगा?
तो हमें समझने चाहिए कि 2014 से ही भारत की राजनीति में जो गैर जाट राजनीति है उसका मोटे तौर जो काफी वजन लगे भारतीय जनता पार्टी 14 के बाद हरियाणा में ले लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सही बात है कि बीच बीच में भाजपा की तरफ से हर संभव कोशिश हुई कि जाट समुदाय में भी उसको एक अच्छी हिस्सेदारी मिल जाए, नहीं मिली। इस परिवर्तन के दो अर्थ, अगला चुनाव जो विधानसभा का होगा उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल को न सिर्फ फ्री है कि वही एकमात्र चेहरा भी होंगे हरियाणा में। दूसरा, राजकुमार जी आपके पास मैं आऊंगा, आपकी कुछ ऑडियो में दिक्कत है, आपके पास लौटूंगा मैं, लेकिन देवेंद्र हमारे साथ लगातार हैं। देवेंद्र, फैसला बड़ा लिया गया है, बड़ा फेरबदल किया गया है। बीजेपी के बारे में जाना भी जाता है कि आपने अचानक लिए गए फैसलों से वो सबको चौंका देती है। ऐसा कई बार हुआ है, चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए, प्रदेश स्तर के नेतृत्व की बात की जाए। ये फैसला जिस तरीके से जाट बनाम गैर जाट की एक रणनीति के तहत, सुनियोजित रणनीति के तहत लिया गया है, पार्टी को नफा होगा नुकसान हो गया तो समय तय करेगा, लेकिन अभी जो जमीनी स्तर पर चुनौतियां हैं वो अब नायब सैनी के सामने कितनी बड़ी होंगी? देखिए सौरभ, कोई फैसला लिया जाता है तो परिस्थितियों की समीक्षा करके उस फैसले का असर क्या होगा, मेरिट डिमेरिट्स क्या होंगे, फैसला लेने से पहले सारी कमी पेशियों को, सब योजना को, उसके परिणामों पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला होता है। निसंदेह बीजेपी ने पूरी तरह से सोच विचार के ये फायदे का सौदा उन्हें नजर आया। पर दूसरा, फैसला स्टेट लीडरशिप नहीं करता, इस तरह का बड़ा फैसला सेंट्रल लीडरशिप करता है। और सेंटर के जो पदाधिकारी है बीजेपी के, उनकी भी नजर थी, क्योंकि दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, तो हरियाणा की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, आगे क्या हो सकता है, उसमें पूरी नजर रहती है। और उस तरीके से जैसे विप्लव कुमार देव प्रभारी हैं, बहुत एक्टिव डायनामिक लीडर हैं, बराबर हरियाणा में आते रहे हैं, उनसे भी फीडबैक लिया होगा और पूरी तरह सोच विचारने के बाद ये फैसला लिया गया। और अब बिल्कुल ये मान लेना चाहिए कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी वाला बड़ा चुनाव है, मोदी जी वाला चुनाव ज्यादा अहम है, उसके बाद विधानसभा के लिए टाइम है। तो सारा सोच समझकर फैसला लिया गया और ये अब तय है कि जाट नॉन जाट की दिशा में ये चुनाव होगा। अब जाट कम्युनिटी के लोग या विपक्षी दल क्या करते हैं, उनके फैसले पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन कांग्रेस में अगर प्रदेश और सीएलपी लीडर एक ही गुट के हैं, एक ही आपसी अंडरस्टैंडिंग वाले, बीजेपी में भी वही स्थिति बन गई। शायद कांग्रेस की ये वजह भी कि कांग्रेस थोड़ा सा पहले से मजबूत हुई है, दावेदारी करी है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा दौरे करते हैं, हालांकि उनके बेटे भी काफी वो है, और जो बाकी नेता है उनकी जो गुटबाजी का शिकार है कांग्रेस, लेकिन बाकी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो लोग दावा ठोक रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस बाउंस बैक करेगी हरियाणा में। तो सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही बीजेपी ने ये फैसला लिया है। उनको फायदे का सौदा लगा होगा, सारी सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया। अब स्थिति और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। जी राजकुमार जी, आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, देश में आम चुनाव भी हैं, पूरी सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। प्रदेश स्तर की अगर बात की जाए तो प्रदेश स्तर पर कहीं ना कहीं ये फैसला आने वाले समय में क्या बीजेपी के हित में होगा? क्योंकि पहले हमने देखा था सुभाष बराला को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, ओपी धनखड़ को फिर बनाया गया, यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं जाट कार्ड को खेलती रही थी। लेकिन अब इस बार कुछ हटके पूरी तरह से बियॉन्ड द लाइन एक फैसला लिया जाता है और शीर्ष नेतृत्व का उसमें कहीं ना कहीं रणनीति रहती है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने एक बैकवर्ड क्लास के तो उसकी राजनीति की जो कुछ है वो बहुत स्पष्ट है। वो थोड़ा सा चौंकाने वाली है क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव होना, राजस्थान में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जाट है, तो कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी है, उसका भी हो सकता है। हालांकि राष्ट्रपति पद पर विराजमान है भाजपा होगा, लेकिन राजकुमार जी मैं आपके पास आऊंगा। महेश, कितनी बड़ी चुनौती है नायब सिंह सैनी के सामने? प्रदेश अध्यक्ष की कमान तो दे दी गई है, अब संगठन मजबूत करने की चुनौती एक, चुनौती नंबर 2 कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने की,
बड़ी चुनौती होगी। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि इम्तिहान से पहले जो कयामत की रात आती है, कयामत की रात पर ही यहाँ पर कमान सौंप दी गई है नायब सिंह सैनी को। आगे लोकसभा की अग्नि परीक्षा और उसके तुरंत बाद विधानसभा की अग्नि परीक्षा का सामना नायब सिंह सैनी को करना है। अब जाट और गैर जाट का जिक्र मैं कर रहा था, तो जाट और गैर जाट क्या सिर्फ ऊपरी स्तर पर यह निर्णय लिया गया है? नहीं, इस निर्णय का असर जिलों तक पड़ेगा, उससे नीचे मंडल तक पड़ेगा। यकीनन आप आने वाले दिनों में देख पाएंगे कि नायब सिंह सैनी पूरे संगठन को रिस्ट्रक्चर करने की यहां पर कोशिश करेंगे। जिलाध्यक्षों की कुर्सी अब यहां पर बदली जा सकती है। नायब सिंह सैनी नए जिलाध्यक्ष नियुक्त करेंगे, उसके बाद नए मंडल अध्यक्ष, और कह सकते हैं कि ग्रास रूट पर भारतीय जनता पार्टी को कंप्लीट एक नया लुक, एक नया ट्रेंड यहां पर देने की कोशिश नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा सकती है। जाट और गैर जाट का जिक्र मैं यहां पर कर रहा था। ओपी धनखड़ ने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जाट नेताओं को अच्छी खासी जगह दी थी। अब मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी अगर सत्ता संभाल लेते हैं, अपना सिंहासन अगर संभाल लेते हैं, तो उसके बाद जिलों में जो जिलाध्यक्ष की कुर्सी है, उसके बाद जो महामंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं, इसके अलावा मंडल अध्यक्ष हैं, उसमें एक बड़ी तब्दीली यहां पर देखने को मिलेगी। और जाट चेहरों को हटाकर गैर जाट चेहरों को ही जिलाध्यक्ष की कुर्सी और जिलाध्यक्ष से नीचे जितना संगठन है वो देने की कोशिश यहां पर की जाएगी। जो प्रदेश स्तर पर कोशिश चल रही है इस वक्त, वही कोशिश मंडल स्तर तक देखने को मिल सकती है। ये संगठन पर असर पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर जिक्र कांग्रेस पार्टी का करें, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर अपनी रणनीति में बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। अब तक जो है कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है वो सीधे सीधे उनके काम आने वाली है, लेकिन यहां पर बीजेपी की रणनीति का अगर जिक्र करें तो बीजेपी पंजाबी वोटर्स को साधे हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बतौर मुख्यमंत्री रखते हुए, उसके अलावा बीजेपी को आज जो बड़ा वोट बैंक अपने हिस्से में खड़ा नजर आ रहा है, पंजाबी के बाद अगर कोई बड़ा वोट बैंक बीजेपी को हाल फिलहाल हरियाणा प्रदेश में नजर आ रहा है तो वह है ब्राह्मण वोट बैंक। अब तमाम जो दूसरे सेगमेंट्स हैं उन्हें साधने की कोशिश बीजेपी लगातार करती हुई नजर आएगी, चाहे वो एससी वोट्स की बात की जाए, चाहे वैश्य समाज के वोटों की बात की जाए। दलित वोटर्स तक भी अब ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। और उसी तरीके से जाट राजनीतिक दल या जाट नेतृत्व या जाट मुख्यमंत्री का टैग यहां पर कांग्रेस पार्टी पर लगाकर एक जाति विशेष से कांग्रेस पार्टी को जोड़े रखने की कोशिश वाली रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना जो ट्रेंड है वो बदलने की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को अपना ट्रेंड यहां पर बदलने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक जो तय नजर आ रहा था कांग्रेस पार्टी में, मुख्यमंत्री का चेहरा बतौर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से फ्री हैंड पावर प्ले खेल रहे थे तो ये नजर आ रहा था, लेकिन अब वहां पर भी तस्वीर में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जाट मुख्यमंत्री वाली बात को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक कर पीछे डालने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी यह खतरा सामने नजर आ रहा है कि कहीं जाट और गैर जाट में इलेक्शन तब्दील होता है तो जाट वोट भले ही कांग्रेस पार्टी के हिस्से में चला जाए, लेकिन गैर जाट वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ सकता है। तो रणनीति में परिवर्तन ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी हकीकत को समझते हुए किया, और दोनों पार्टियों में अगर कार्यशैली में अगर अंतर समझने की कोशिश सौरभ आप करेंगे तो मुझे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे बड़ा अंतर नजर आता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी संकट के आने से पहले ही उसे भांपने का काम करती है, सर्वे के आधार पर अपने निर्णय बदलने का काम करती है, और समय रहते जो बड़े से बड़ा फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी लेती है। लेकिन जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का करें तो यहां पर संकट जब सर के ऊपर होता है और संकट जब झेलना पड़ता है उसके बाद उस का पोस्टमार्टम यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद समीक्षा भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती है। तो समय रहते परिस्थितियों को भांपने का, उसका आकलन करने का काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसी आधार पर यह नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय कर दी गई है। मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी सौंपने के साथ ही कुछ ना कुछ, कितना होगा, कितना परसेंटेज ये फायदा देखने को मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, ये आने वाले वक्त में तय हो पाएगा, नायब सिंह सैनी की कार्यशैली के आधार पर तय हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी बदलने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ है। देवेंद्र, महेश जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का जो फैसला लिया है बदलने का, उसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। कांग्रेस का भी उन्होंने जिक्र किया, बता रहे कि कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी बेहद ही रणनीतिक तरीके से अपने फैसलों को लागू करती है। ओपी धनखड़ को भी राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। और अगर प्रदेश में अगर समीकरण की बात करें, अगर गुणागणित की बात करें, तो जाट बनाम गैर जाट कौन सा फैक्टर हावी होता नजर आएगा? क्योंकि बीजेपी की रणनीति यह कह रही है कि इस बार गैर जाट को साधेंगे।
बिल्कुल सौरभ, देखिए जैसा जाट नो जाट बीजेपी को लग रहा है कि पिछले चुनाव भी शायद इसी आधार पर लड़े गए थे, क्योंकि अब रणनीति जो है बदली हुई इसलिए कि परिस्थितियां 2014-2019 वाली नहीं है। हरियाणा में भी मैंने तमाम लोगों के मुंह से सुना कि मोदी जी के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन आगे हरियाणा के चुनाव में दिक्कत बीजेपी को हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मुंह से हम ये बात सुनते हैं। तो सारे तथ्यों को एकत्र करने के बाद, परिस्थितियों का आकलन करने के बाद, और आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या हो सकता है, विपक्षी दल क्या कर सकते हैं, जो छोटे दल हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट, आप देखिए विधानसभा में हर बार 7-8 इंडिपेंडेंट जीत कर आते हैं, वो समीकरण भी देखने होते हैं कि कहीं इंडिपेंडेंट भी होंगे, बीजेपी उन पर कैसे पार पाएगी। सारे तथ्यों को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और ये तय है कि विधानसभा के चुनाव तो बाद में, अभी 1 साल अक्टूबर में होने, अभी अक्टूबर चल रहा है, लेकिन मोदी जी वाले चुनाव में तो अभी 5 महीने ही है। मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि मई में चुनाव है तो 40 दिन पहले आचार संहिता मार्च में ही लग जाएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं है, 4-5 महीने का वक्त है। तो बीजेपी के जो लोकसभा के चुनाव है उस वक्त भी ये जो फैसला अब लिया गया है, इस फैसले का असर उस चुनाव में भी नजर आना चाहिए जिसमें सिर्फ 5 हैं। और मोदी जी को वापस लाना जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि हमने देखा 2014 और 2019 में बीजेपी में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए दोनों बार, तो उसके बाद कई स्टेट गवर्नमेंटों में, हरियाणा में और जगह बराबर बीजेपी की सरकारें आई हैं और रिपीट हुई हैं। तो मोदी जी का चुनाव बड़ा चुनाव मानकर बीजेपी ने शायद ये फैसला लिया, और मोदी जी तीसरी बार आते हैं तो उसका फायदा राज्यों को भी मिलेगा। बीजेपी की ये दूरगामी रणनीति है और उसी को अमल में लाया गया है। जी राजकुमार जी, दूरगामी रणनीति के तहत बीजेपी लगातार काम कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, साथ ही देश में आम चुनाव, और रणनीति बेहद अहम बताई जा रही है। अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो पिछले 9 सालों का कार्यकाल रिपोर्ट कार्ड सरकार ने जनता के सामने पेश किया। 9 कार्य भी गिनवाए और कई ऐसे काम गिनवाए, चाहे वो अलग अलग तरीके के क्षेत्रों में हो या फिर जनता के हित में। तमाम ऐसे फैसले प्रदेश सरकार की तरफ से लिए गए, यानी कि जनता में कहीं ना कहीं पैठ बनाने की कोशिश, इधर जमीनी स्तर पर, उधर संगठनात्मक मजबूती को एक नई दिशा देने की कोशिश। लगातार रणनीति पूरी तरह से बीजेपी तैयार कर रही है। देखिए, बीजेपी को एहसास के मायने क्या है उसकी राजनीति के लिए। पहले लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव। देश की जो बहुत दूरगामी रणनीति बनाती है। चुनाव प्रबंधन में बीजेपी रणनीति बनाती है, बिल्कुल माइक्रो जाति इम्प्लीमेंटेशन में फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए महेश हमारे साथ। महेश, एक आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा। संगठन को मजबूत किया जा रहा है, चुनौतियां कम नहीं हैं, कांग्रेस में भी परिवर्तन आपने जिक्र किया कि आने वाला समय में करना होगा कांग्रेस को, अगर प्रदेश स्तर पर मजबूत होने की कोशिश करनी है, फिर बीजेपी को टक्कर देनी है। अगला कदम कांग्रेस का रणनीतिक तौर पर क्या हो सकता है? बीजेपी ने तो अपनी चाल चल दी है, टक्कर बीजेपी बनाम कांग्रेस है प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खास निकलकर जरूर आएगा। देखिए, बिल्कुल मैं जाट और गैर जाट का जिक्र यहां पर कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका संबंध किसी एक पार्टी का किसी एक जाति के साथ जुड़ाव साबित कर दिया जाए, यानी जाटों की पार्टी कांग्रेस पार्टी को करार दे दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ एक जाति के बूते हरियाणा की सरकार वो नहीं बना सकते हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री वो नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे में सभी जातियों की जरूरत पड़ेगी और सभी जातियों का साथ, उनका आशीर्वाद हासिल करने के लिए अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को यहां पर गैर जाट चेहरों को सामने लाने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी। और ये संकेत भी बयानों के जरिए दिए जाएंगे कि जाट मुख्यमंत्री होगा, ये तय नहीं है, गैर जाट भी मुख्यमंत्री हो सकता है। यानी गैर जाट जातियों को साधे रखने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार करती रहेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका ध्रुवीकरण नहीं हो। नायब सिंह सैनी की चुनौतियों का जिक्र करें तो सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त नायब सिंह सैनी के सामने खड़ी है, 9 सालों की जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी बिल्ड हुई है, उसका सामना
यहाँ पर नायब सिंह सैनी को करना है। और ये नेचुरल सी बात है कि व्यवहारिक सी बात है कि 9 सालों के राज के बाद कार्यकर्ता में भी कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल सकती है। उन्हें लगता है कि 9 सालों के बाद भी उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं की गई। और वोटर्स में और तमाम जो प्रदेश के अलग अलग इलाकों से संबंध रखने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उन्हें जरूर कहीं ना कहीं ये फील हुआ होगा कि 9 सालों के भीतर वो जो हासिल करना चाहते थे पार्टी से जो उन्हें मिलना चाहिए था नहीं दिया गया। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ी चुनौती पर नायब सिंह सैनी के सामने खड़ी है। दूसरी चुनौती यह है कि नए सिरे से संगठन उन्हें खड़ा करना है। तीसरी चुनौती यह है कि संगठन खड़ा करने का वक्त मिलेगा भी नहीं, उससे पहले लोकसभा की जो अग्नि परीक्षा है वो सामने आ जाएगी। और उससे बड़ी अग्नि परीक्षा यह है कि लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही विधानसभा की जो गूंज है वो सुनाई देगी। और 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है वो तो सीधे सीधे हरियाणा की राजनीति पर असर डालेंगे ही। बिल्कुल, एक पूरी तरह से एक रोड मैप तैयार है आगामी विधानसभा चुनाव का, साथ ही देश में आम चुनाव का। ऐसे में नायब सिंह सैनी की अग्नि परीक्षा होगी, ये कहना गलत नहीं होगा। पूरी तरह से कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है आलाकमान की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ा फैसला जरूर लिया गया है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। दूरगामी सोच के तहत बताया यह भी जा रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार को वापस लाने की ये पूरी तरह से रणनीति है और इसलिए हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसका नफा नुकसान कितना हो गए तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चुनौतियां नायब सिंह सैनी के सामने काफी हैं। गैर जाट और जाट समुदाय के जो वोट हैं उसका ध्रुवीकरण पार्टी कैसे करेगी और कितना फायदा बीजेपी को मिल पाएगा और कांग्रेस किस तरह की रणनीति बनाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।